भारत के टेलीकॉम सेक्टर में अब एक ऐसी हलचल शुरू हो गई है जो सिर्फ शेयर बाजार तक सीमित नहीं रहने वाली। रिलायंस जियो का आईपीओ आने वाले दिनों में सिर्फ निवेशकों की दिलचस्पी नहीं बढ़ाएगा, बल्कि मोबाइल टैरिफ, 5G की रफ्तार, सैटेलाइट इंटरनेट, एआई सर्विसेज और पूरे डिजिटल इकोसिस्टम की तस्वीर बदल सकता है। यानी सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जियो शेयर बाजार में कब उतरेगी, असली सवाल यह है कि जियो की लिस्टिंग के बाद क्या ग्राहकों को महंगे रिचार्ज के लिए तैयार रहना होगा। क्या जियो अब टेलीकॉम से आगे बढ़कर एआई और सैटकॉम के दम पर नई कमाई के रास्ते खोलेगी, और क्या ये आईपीओ जो है भारत के टेलीकॉम सेक्टर में एक नए दौर की शुरुआत करेगा, ये प्रवीण सर से समझने की कोशिश करेंगे। सर, जियो के आईपीओ को लेकर भी काफ़ी बज़ था, लेकिन उस बज़ को जो है हम लोगों ने, हमने और आपने दोनों ने जो है रिलायंस के एजीएम के दिन जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से आसान भाषा में डिकोड किया था। लेकिन अब उसके बाद की कहानी ये आ रही है कि जियो के आईपीओ के आने से पूरा टेलीकॉम सेक्टर जो है वो रिवोल्यूशनराइज हो जाएगा। क्या है ये खबर सर, इसको कैसे आसान भाषा में समझें? नहीं, देखिए, एक जो बात आपने कही कि टैरिफ भी बढ़ सकते हैं, तो इस चीज़ की आशंका तब से है जब से इस बात का जिक्र हुआ कि साहब जियो का आईपीओ आएगा। तब ये कहा गया कि जियो का आईपीओ जब आएगा उसके बाद टैरिफ के हाइक शुरू हो सकते हैं, और अब वो चीज़ें एक तरह से हकीकत की तरफ बढ़ती हुई भी दिखाई दे रही हैं जी। दूसरी बात, जो जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड जो उसके आईपीओ को लेके है, और जो इकोसिस्टम की बात कही, दरअसल जियो प्लेटफॉर्म का जो आईपीओ है वो सिर्फ और सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी का आईपीओ नहीं है। इसे लेकर एक बड़ा एक्सपर्ट्स में इस चीज़ को लेकर बात है, बुलिश हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ टेलीकॉम कंपनी का आईपीओ नहीं है, एआई, क्लाउड सर्विसेज, और जैसा मुकेश अंबानी ने अपनी एजीएम में भी बोला कि साहब भारत के लिए एक सस्ता जो है एआई का मॉडल भारतीयों के लिए वो लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक वो बड़ी चीज़ है, एंटरप्राइज नेटवर्किंग जो है वो है, ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं, सेटकॉम की सर्विसेज हैं, और डिजिटल ऐप्स हैं। तो ये एक पूरा बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जो जियो प्लेटफॉर्म जिसके साथ मैदान में अपने आईपीओ को लेकर आ रहा है। विशाल जी सर, एक बात ये आ रही है कि जियो के पास जो है 50 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स हैं, तो कहा जा रहा है कि जो आईपीओ की सफलता अगर होती है तो उसके बाद जियो के निवेशक ये पूछेंगे कि हर ग्राहक से, हर कस्टमर से कितनी कमाई हो रही है, कंपनी का मुनाफा कितना बढ़ रहा है, भविष्य में ग्रोथ की संभावनाएं कहाँ हैं। और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि इसी वजह से जो ये दबाव है, आरपू बढ़ाने का दबाव, इसलिए जो है टैरिफ बढ़ सकता है। इस बात में सच्चाई है सर? नहीं, हाँ, जब एक बार आप सेपरेट एंटिटी के तौर पर लिस्ट हो जाते हैं कंपनी के तौर पर, तो आपके जो कोर बिजनेस है दरअसल उस पर फोकस पड़ जाता है। फोकस अभी भी था जब आरआईएल के जरिए आप जियो के जब क्वार्टरली रिजल्ट और बाकी एजीएम में जब चीज़ें आती हैं या सारे आंकड़े आते हैं कि रिटेल का बिजनेस क्या परफॉर्म कर रहा है, जियो का बिजनेस क्या परफॉर्म कर रहा है, तब वहाँ आरपू से लेकर रेवेन्यू और बाकी तमाम जो मैट्रिक्स हैं उनका खुलासा रिलायंस अपने उसमें करती है रिपोर्ट्स में। लेकिन अब चूंकि सेपरेट बिजनेस के तौर पर लिस्ट होगी कंपनी, तो वहाँ एक एक वर्टिकल और एक एक कारोबार की प्रॉपर, या मैं कहूँगा ज़्यादा गहनता से समीक्षा की जाएगी, रिव्यू किया जाएगा। आपका क्या स्टैंड अलोन कंपनी के तौर पर क्या परफॉर्मेंस है वो आंका जाएगा। तो ये फिर ज़्यादा एक जो इन्वेस्टर्स के सवाल हैं वो ज़्यादा कड़े हो सकते हैं कि साहब आपका आरपू एयरटेल के आरपू से कम क्यों है, या जो आपका अगले 2 से 3 साल में आरपू को बढ़ाने के लिए क्या रोड मैप है। इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी। फिर कंपनी, और जैसा तमाम बार हम लोगों ने बात भी की है कि एयरटेल और जियो लगातार अपने आरपू को बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं तमाम तरह से, चाहे टैरिफ हाइक हो या दूसरे तरीके हों। विशाल जी, तो सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब अब ये बात आ रही है कि रिलायंस जो है यानी जियो जो है आने के बाद जो है अपने टैरिफ को हाइक कर सकती है, तो सर अगला सवाल ये होगा कि फिर तो एयरटेल और वीआई के भी जो कस्टमर्स, उनकी भी परेशानी बढ़ी, क्योंकि एक जो है अगर टेलीकॉम ऑपरेटर अगर प्राइस हाइक करता है तो वो लगता है मुझे रात भी नहीं बीतती है कि तरह जो है वो पूरा मैसेज आने लग जाता है। बिल्कुल, प्लान तो तैयार करके बैठते हैं, बस उसको लागू करने का या उसकी रिलीज जारी करने की देर रहती है। एक ने किया तो दूसरे और तीसरे जो ऑपरेटर हैं, टेलीकॉम ऑपरेटर, वो तुरंत टैरिफ हाइक करते हैं। और इस चीज़ का तर्क भी बार बार दिया जाता है तमाम जो टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ, भारत में सबसे सस्ता डेटा यूज़ किया जा रहा है, ज़्यादा GB महीना पर यूजर डेटा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पैसा दे रहे हैं साहब केवल 200 रुपये या 300 रुपये दे रहे हैं लोग। तो ये तर्क तो बिल्डअप किया ही गया है कि आपको ज़्यादा पैसा देना होगा, आप दुनिया में सबसे कम
पैसे देकर सबसे ज़्यादा डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तर्क की बुनियाद पर दरअसल आगे चलकर जो कीमतें हैं उनको बढ़ाया जाएगा विशाल। चलिए 84 दिन के लिए अभी 900 रुपये दे रहे थे, अब गॉड नोज कि कितना बढ़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि 10 से 15% की नहीं, न केवल देखिए टेलीकॉम में जो आपके वॉइस की कॉल बढ़ेंगे, आप ये मानकर चलिए कि जब टैरिफ हाइक आपका यहाँ होगा टेलीकॉम जो वॉइस और डेटा पर आपके फ़ोन पर, आप ये मानकर चलिए कि ब्रॉडबैंड भी महंगा होने वाला है। दोनों चीज़ें साथ के साथ महंगी होंगी, क्योंकि डेटा आप अल्टीमेटली, और अब जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें गांव देहात तक लोगों के घर पर ब्रॉडबैंड भी लग गए हैं। वही तो दिक्कत है, आदमी के जेब में मोबाइल है उसको भी रिचार्ज करना है, परिवार में 5 लोग हैं उसके मोबाइल को रिचार्ज करना है, और तमाम घर में यहाँ वाईफाई भी लगा हुआ है भाई, तो भाई 2 झटके लगेंगे ताबड़तोड़। लेकिन चलिए जाते जाते सर, जियो के सामने क्या क्या जो चैलेंजेस हैं, चुनौतियाँ, उनको भी आपसे समझ लेते हैं। सर, जियो ने अपने जो है दस्तावेज जो राइट किया, DRHP कहिए या तमाम जो फैक्टर्स कहिए, उसमें कहा कि स्पेक्ट्रम लाइसेंस का जो है रिन्यूअल, नवीनीकरण जो है वो एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। बढ़ते जो है साइबर सुरक्षा के खतरे, वो उनको एक खतरा मान रहे हैं। फिर AI और डेटा का जो प्राइवेसी है उसके जुड़े हुए जो नियम हैं, और तो और एयरटेल, स्टारलिंक और अन्य कंपनियों से जो कंपटीशन है, ये 2-4 फैक्टर्स हैं जो वो कह रहे हैं कि इससे जो है हमें जो है चुनौती या चैलेंजेस है। इन पर कुछ 1-2 कमेंट आप करिए। नहीं, बिल्कुल, देखिए स्पेक्ट्रम को लेकर गहमा गहमी है। सेटकॉम का स्पेक्ट्रम है वो भी एक बड़ी टसल का पॉइंट बना हुआ है। बाकी आप चाहे AI देख लीजिए, AI में लीड करने की कि किस तरह से कौन कंपनी लीड करेगी। आप तो कह भी रहे थे सर कि सॉवरेन AI का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है विशाल, कहा जा रहा है कि जिस तरह से वहाँ के लोगों पर हम लोग क्यों डिपेंडेंट रहें, अपना बनाना होगा। तो अब अमेरिकी सरकार ने तो कर ही दिया कि साहब आप एंथ्रोपिक के क्लाउड और इसको दूसरे को यूज़ नहीं कर सकते, आप उनके माइथोस को। तो ये संकट है और कंपटीशन का संकट है। जाहिर तौर पर अब VI को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर कि स्पेक्ट्रम के जो चार्जेस थे वो सरकार ने AGR जो ड्यूज थे उसको सरकार ने सब्सटेंशियली डाउन कर दिया। तो VI एक अगर मजबूत कंटेंडर के तौर पर खड़ी होती है इस मैदान में, तो दोनों कंपनियों के लिए चैलेंज है, न सिर्फ एयरटेल के लिए बल्कि जियो के लिए भी। तो मुश्किलें हैं, चैलेंजिंग है, लेकिन आप उसके साथ ये भी देखिए कि भारत 150 करोड़ की आबादी का देश है, और अगर 2-4 रुपये या 10 रुपये भी या 10% भी अगर आप टैरिफ हाइक करते हैं तो वो एक बड़ी ग्रोथ दिखाता है आपके रेवेन्यू के लिए जी। तो अभी तो इनको लंबा चौड़ा कैपेक्स सारी जो कंपनियां हैं उनको खर्च करना है। 5G अभी पूरी तरह से जो एक संभवतः AGM में ही ये बात कही गई कि पूरा साहब जो जितने भी जियो फ़ोन हैं उन सबको 4G से 5G पे शिफ्ट करना है, एक बड़ा टारगेट है। और अगला 6G को लेकर भारत की तैयारियां चालू हो गई। तो 4G से 6G तक का जो एक्सपेंशन है उस पर इन सब कंपनियों को लंबा चौड़ा कैपेक्स भी खर्च करना, बड़े पैमाने पर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, चाहे एंटरप्राइज हो, चाहे क्लाउड हो, चाहे आपकी टेलीफोनी हो जो मोबाइल सर्विसेज हैं बेचारा।